प्राइवेट जॉब थी, ईंट भट्ठे पर काम करते थे। मेरे से ज़्यादा जो स्ट्रगल किया मेरे पेरेंट्स ने किया। एक रूम बनाया था, उसी में सारा परिवार रहता था। चिमनी के प्रकाश में मैं पढ़ता था और जब तक मोमबत्ती रात को जलती रहती थी तब तक मैं पढ़ता था। मेरे जीवन की बहुत अहम घटना हुई उस समय और घर वालों को हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा क्योंकि मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। द मैन वो विंस इज़ द मैन वो थिंक्स ही कैन। साथियों, इस एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी और अगर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूं तो यहीं से शुरू करूं, यही मैंने सोचा था। मेरा नाम शमशेर कौशिक, जो इंडिया न्यूज़ पॉइंट के माध्यम से ज़्यादातर अभी मैं जाना जाता हूं। आपने मुझे कहीं न कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर ही देखा होगा। बाकी साथियों, मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के एक छोटे से गाँव से आता हूँ और मुझे काफ़ी गर्व है अपने गाँव, अपने शहर, अपने ज़िले, अपने हरियाणवी होने पर और साथ में भारतीय होने पर। चलिए कहानी शुरू करता हूँ अपनी। काफ़ी स्ट्रगल भरी कहानी है, लेकिन स्ट्रगल पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए सिंपल सी एक वो बात बताना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और ऐसी ही सोच मेरे में डेवलप हुई जब मैं 8वीं क्लास में था। 8वीं कक्षा के अंदर जब मैं हुआ तो ये अप्रैल का महीना, जब आप सेशन के शुरुआती दौर में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उस समय हमें गाइड किया जा रहा था, मोटिवेट किया जा रहा था कि अभी 8th क्लास जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड की क्लास है, तो विद्यार्थियों, बच्चों, आप ज़्यादा मेहनत करें। लेकिन मैं जैसे ही घर जाता था तो घर वाले अप्रैल माह के अंदर, आप समझते हैं कि हरियाणा के अंदर और फिर उसमें एक किसान परिवार होने की वजह से वहाँ पर फसल कटाई चल रही होती थी, तो मैं फसल कटाई के लिए जाता था अपने पेरेंट्स के साथ। अमूमन माताजी हमारे साथ रहती थी। एक दिन मुझे अच्छे से ध्यान है कि जिस समय फसल कटाई मैं कर रहा था, उस दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं जीवन में यही करते हुए नहीं रहना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही बात तो हमें कक्षा में बताई जा रही थी कि पढ़ाई करनी पड़ेगी अब, क्योंकि 8th क्लास बोर्ड की क्लास है। इससे पहले मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था, जहाँ पर मैं कभी पढ़ लेता था, कभी नहीं पढ़ता था, कभी पिटता भी था, कभी बच भी जाता था। लेकिन उसके बाद उस दिन से मैंने एक ध्येय बनाया कि मैं अपनी इस बोर्ड की क्लास के अंदर टॉप करने वाला हूँ, अपने क्लास के अंदर, अपने स्कूल के अंदर। पढ़ाई जारी की और पढ़ते समय थोड़ा-सा, नहीं कह सकते बहुत बड़ा स्ट्रगल था अपने आप में। उसका रीज़न था क्योंकि पहले से ही जो फाइनेंशियल सिचुएशन अगर हमारे घर की देखें, तो पापा के पास काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ थी, क्योंकि 2 परिवारों में पापा ही ऐसे थे जो बाहर जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब थी, ईंट भट्ठे पर काम करते थे और एक फिक्स इनकम होने की वजह से, और 2 परिवारों में, जैसे चाचा का जो परिवार था, हमारा जो परिवार था, इसमें 9 हम बहन-भाई थे। तो प्रति व्यक्ति जो खर्चा हिस्से आता है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, थोड़ा-थोड़ा करके भी। मेरे से ज़्यादा जो स्ट्रगल किया मेरे पेरेंट्स ने किया, वो माइनस से आए थे, फिर वो शून्य पर आए और फिर वो आगे हमारे साथ स्ट्रगल करते हुए और हमें लालन-पालन देते हुए आगे बढ़े और उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे लिए किया। उस समय जब पढ़ाई की बात आई कि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से मैं आगे कामयाब हो सकता हूँ। एक रूम बनाया था, उसी में सारा परिवार रहता था और वहाँ पर हमने पढ़ाई शुरू की। 3 बहन-भाई हम थे। अब तो लाइट की एक अच्छी व्यवस्था है, उस समय हमारे घर पर कनेक्शन नहीं आया था। इस वजह से चिमनी के प्रकाश में मैं पढ़ता था और चिमनी के साथ जब हम पढ़ते हैं तो एक समस्या होती है कि आपके माथे पर और साथ में आपके नाकों में, आपके चेहरे पर उसका एक अपना कुप्रभाव धुएँ का होता है। और वो जो कुप्रभाव था वो मुझे दिन प्रतिदिन परेशान करता जा रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इस वजह से मैंने पापा के पास अपनी एक समस्या ये रखी कि मुझे काफ़ी दिक्कत होती है और मुझे अब की बार टॉप करना है। पापा ने मेरी बात सुनी और उन्होंने एक अलग से व्यवस्था करी और एक ये मोमबत्ती के जो है ₹5 की मोमबत्ती है, उसके लिए मुझे अलाउ किया। मैं हर रोज़ एक मोमबत्ती लेकर आता था और जब तक मोमबत्ती रात को जलती रहती थी तब तक मैं पढ़ता था। और मोमबत्ती के साथ पढ़ाई करते-करते 8th जो क्लास है, उसमें मेरे प्रयास तो अच्छे रहे, लेकिन मैं फर्स्ट की बजाय सेकंड नंबर पर रहा। ये मेरा पहला फेलियर कह सकते हो या फिर आप अचीवमेंट कह सकते हो। 10th कक्षा के अंदर जब मैं वहाँ पर पहुँचा और उसके पश्चात कुछ समय में ही मैंने वहाँ के जो टॉपर्स कहे जाने वाले स्टूडेंट्स थे, तो उनके समकक्ष आना शुरू किया। तो मैंने फ़ील किया कि मैं यहाँ पर अब 10वीं में क्लास को टॉप कर सकता हूँ और ये हुआ भी। हालाँकि एक और दूसरा जो स्टूडेंट था, उसके भी इक्विवेलेंट नंबर थे, हम दोनों बराबर रह गए। ध्येय बदला नहीं, फिर भी इच्छा थी टॉप रहने की। जो है नॉन मेडिकल की पढ़ाई करते हुए मैं आगे 11वीं कक्षा भी मैंने सरकारी स्कूल से की, फिर उसके बाद 12वीं कक्षा में प्रवेश। और जो 12वीं है वो क्लास जो है वो कॉलेज का बेस है। जो परसेंटेज आएगी उस परसेंटेज के बेस पर आप क्या कर सकते हैं,
कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 12वीं में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। और मैं तो तैयारी में था ही, क्योंकि मुझे तो टॉप करना था। मेरे जीवन की बहुत अहम घटना हुई उस समय। जून का महीना था, छुट्टियां पड़ रही थी। अप्रैल मई में हम पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन जून महीने के अंदर मुझे अ, थोड़ी सी जुकाम, बुखार और उसके पश्चात धीरे धीरे टाइफाइड हो गया। कंटिन्यूसली मैं 4 to 5 मंथ्स अप टू दिसंबर आप कह सकते हैं कि मैं स्कूल रेगुलर नहीं जा पाया। 12th क्लास के क्या होते हैं कि एग्ज़ाम बोर्ड्स जो फॉर्म होते हैं, उसके लिए मैं अप्लाई करने के लिए गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर अप्लाई करने के लिए गया तो मेरी हालत बिगड़ी, और हालत बिगड़ी तो मुझे वापस वहाँ से आना पड़ा और घर वालों को हॉस्पिटल पहुँचना पड़ा, क्योंकि मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। बड़ी मशक्क़तों के पश्चात जो है मैं +2 क्लास के अंदर ठीक हुआ, और जब मैं ठीक हुआ तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि वो दिसंबर का महीना था, और वहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे थे और उन्होंने कहा था कि अभी जो है ना ये सुनामी की जो है वर्षगांठ है, क्योंकि उससे पिछले साल ही सुनामी वहाँ पर आई थी अपने देश के अंदर। दिसंबर से लेकर और मार्च के बीच का दिसंबर जो है 26 दिसंबर या 24 दिसंबर को सुनामी आई थी। 2 महीने जनवरी और फरवरी का मेरे पास समय था। मैंने अपने गाँव घर से साइकिल उठाई और मैं अपने स्कूल के अंदर, जो मेरे यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे था, वहाँ पर जाता था साइकिल के ऊपर। वो साइकिल भी हमने किसी की माँगी थी। मैंने +2 के अंदर टॉप करने का एक डिसीज़न लिया था, लेकिन लंबी पढ़ाई के गैप के वजह से, और 2 महीने ही मेरे पास बचे, इस वजह से जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको तो मेरे से ये उम्मीदें थी कि मैं उनका रिज़ल्ट ख़राब करूँगा। हो सकता है मैं फ़ेल हो जाऊँ, और इस वजह से उन्होंने, जब मैं फ़ॉर्म भरने गया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि या तो आप ड्रॉप कर दीजिए, या आप जो है 12वीं कक्षा में आर्ट्स ले लीजिए, ताकि आप आराम से इस क्लास को पास कर पाएँ। सही दिशा में मेहनत करते हुए, स्कूल के अच्छे कोऑपरेशन की वजह से, गुरुजनों के अच्छे मार्गदर्शन की वजह से मैं सिर्फ पास नहीं हुआ, एक अच्छी परसेंटेज के साथ पास हुआ, लेकिन मलाल रह गया कि मैं टॉप नहीं आ पाया। साथियों, इसके पश्चात जो है मैंने सोचा कि मुझे तो जाना है, 12वीं के बाद तो अमूमन करियर शुरू हो ही जाता है कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है, प्रोफ़ेशनल जो लाइफ़ है वो किस दिशा की रहेगी। तो पहले से ही मन था, किसान का पुत्र था, और ये पहले से ही दिमाग में था कि आर्मी में जाना है। पहला प्रेफ़रेंस आर्मी था। एनडीए का फ़ॉर्म भरा। एनडीए के फ़ॉर्म के लिए जो है पहली बार एनडीए की कोचिंग करने के लिए मैं दिल्ली आया। दिल्ली के अंदर जो है मैंने कोचिंग करी, एक अच्छे शिक्षण संस्थान के अंदर करी, जिसके लिए पापा ने मुश्किल से पैसे जुटाए, और वो जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि जो 12th क्लास में एक ऑप्शन मिलता है एनडीए का, वो चांस मेरा ख़त्म हो गया था 12th के अंदर ही। मैं अप्रैल वाला एग्ज़ाम तो दे नहीं पाया था, उस समय अप्रैल में एग्ज़ाम होता था, उसके बाद अगस्त में होता था। तो उसके लिए तैयारी करने के लिए मैं अप्रैल, मई, जून के अंदर जो है वो दिल्ली के अंदर आया, लेकिन उसमें भी मुझे असफलता मिली। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है 12th क्लास का एनडीए के एग्ज़ामिनेशन के अंदर, क्योंकि जब आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए। वही वाली बात यहाँ पर हो गई कि आपको जो है एनडीए क्वालीफाई करना है तो आपका 11th 12th जो है बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसका एक बड़ा पार्ट वहाँ पर जो है एग्ज़ाम के अंदर होता है। आगे बढ़े कि अब तो भी ये तो हो नहीं रहा। अच्छा, थोड़ा-सा ये था कि मैं किसी छोटी नौकरी में लगने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि मैंने कभी सुना था कि हमारे क्षेत्र से ज़्यादा आईएएस, आईपीएस अफ़सर नहीं निकलते हैं। ऑफ़िसर रैंक पर जाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई वाज़ ट्राइंग एनडीए। जिस शहर में आज मैं खड़े होके बात कर रहा हूँ, ये गुरुग्राम शहर है, और इसी जगह पर एक भर्ती थी। उस भर्ती को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया। मुझे आज भी वो वाक़या ध्यान है, जब यहाँ पर माप किया जा रहा था तो उस समय मेरा कद-काठी ठीक था हरियाणा पुलिस के लिए, और जब वो जो पुलिसकर्मी जब माप कर रहे थे, उस समय उन्होंने फिट भी कर दिया था कि भई आप एलिजिबल हो। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अंकल जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको है ना मतलब कम कर दीजिए कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। यहाँ पर छाती पे नंबर लिखे जाते थे, और मैंने कह दिया कि मुझे ये नहीं करना है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों आप दुनिया तो आ रही है यहाँ पर ये सरकारी नौकरी पाने के लिए, ट्रेंड भी था, और हरियाणा में तो काफ़ी कुछ महत्व भी मिलता है सरकारी नौकरी को। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है। या तो मुझे ऑफ़िसर बनना है, या मुझे कुछ और करना है जो कुछ नया होगा, बड़ा होगा, अच्छा होगा। तो मुझे अच्छे इस तरह से ध्यान है कि मैंने पापा को जाके दिखाया कि जी मैं जी एलिजिबल ही नहीं हूँ, मेरी हाइट नहीं है, मेरी चेस्ट नहीं है, क्योंकि हाइट चेस्ट का वो माप था। हाइट चेस्ट का माप पापा को दिखाया, जब पापा हँसने लगे, वो समझ गए कि हाँ, ये कुछ नहीं करना चाहता है इस तरह का। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि करना क्या चाहते हो? पापा जी और जो मम्मी हैं,
उनकी तरफ से हमें हमेशा फ्रीडम थी अपने कैरियर के चुनाव को करने का। ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पेरेंट्स के अंदर कि बच्चों के हित में ये फैसला लें कि वो क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में। तो उन्हें मुझे बिल्कुल फ्री किया इस मामले के अंदर। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको कहा कि अभी आने वाले दौर का जो समय है वो कंप्यूटर का समय है। मैं कंप्यूटर एजुकेशन लूँगा और कंप्यूटर के एक शिक्षण संस्थान के अंदर मैंने जहाँ पर वो जॉब करते थे पलवल नामक एक शहर के अंदर, वहीं पर मैंने दाखिला लिया और नज़दीकी एक कॉलेज के अंदर, फरीदाबाद के अंदर जो नेहरू कॉलेज है उसके अंदर मैंने कॉलेज जो है क्लासेस के लिए दाखिला लिया। पलवल में मेरा दाखिला नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं थी 12वीं कक्षा में, और डिस्टेंस एजुकेशन से ही मैं दाखिला ले पाया क्योंकि मैं लेट ज़्यादा हो चुका था। और इसके पश्चात जो है मैंने कंप्यूटर क्लासेस शुरू की, तो उसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग का उस समय एक दौर था, मैंने वो किया। थोड़े दिन पश्चात भाई को बुलाया, उन्होंने सॉफ्टवेयर का जो है वो कोर्स किया। हम दोनों भाइयों ने वहाँ पर पढ़ाई की, लेकिन साथ में मैंने उसी समय से जो है जॉब ज्वाइन करी, और जो मेरी पहली जॉब थी वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब थी और वो 3500 रुपये मासिक थी। 3500 रुपये मासिक के साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था और साथ में मैं वो जॉब भी कर रहा था। प्लस में जैसे 8 से 10 में कंप्यूटर एजुकेशन थी, 10 से फिर 5-6 बजे तक मैं जॉब पर रहता था और संडे को जो है मैं अपने कॉलेज क्लासेस में जाता था। कंटिन्यूअसली मैंने पढ़ाई की, काफ़ी दमदार पढ़ाई की। 6 महीने के पश्चात मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा-सा जान गया हूँ, कुछ एक्सपीरियंस हो गया है। सो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी जो पेमेंट है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया जाए, क्योंकि मेरे जो खर्चे थे वो 1800 प्लस तो फ़ीस ही थी कंप्यूटर एजुकेशन की, और बाकी अन्य जो खर्चे जो पेमेंट थी वो खर्चों में ख़त्म हो जाती थी। तो सामने वाली एक जो कंपनी या जो भी आप कह सकते हैं फ़र्म थी, उन्होंने कहा कि भई ये तो इतना ही मिलेगा। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि अगर इतना ही मिलेगा तो मैं कोई अन्य जॉब ट्राई कर लेता हूँ। तो जिस शिक्षण संस्थान में मैं कंप्यूटर एजुकेशन सीखता था, वहीं पर मैंने ट्राई किया कि मैं यहीं पर अपनी जॉब कर लूँ। वहाँ पर मार्केटिंग पोजीशन थी। मार्केटिंग के अंदर जब मैं वहाँ पर गया इंटरव्यू देने के पश्चात, तो वहाँ पर मेरी जो तनख्वाह थी वो 5000 रुपये थी। मार्केटिंग के अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और फिर उसके पश्चात मेरे ये भी समझ में आया कि भई आगे हमें क्या करना चाहिए। तो जो कैलकुलेशन बैठ रही है इस हिसाब से, तो मुझे अगर 5 से 6000 पहुँचने में 1 साल या 6 महीने लग रहे हैं, तो मुझे 20,000 पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एंड आई डिसाइडेड कि मैं अब आगे अपना बिज़नेस करूँगा। मैं उस समय मात्र 19 साल का ही था। मैंने अपना ये डिसीज़न लिया और 29 जनवरी 2009 को मैंने अपने शहर के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू किया, वो कंप्यूटर एजुकेशन का। मेरे पहले बैच के अंदर ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स थे, वो मेरे से बड़ी उम्र के थे, और मैंने वहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग सिखाया। साथ में मेरे भाई ने भी मुझे ज्वाइन किया अपने बिज़नेस के अंदर, और उन्होंने सॉफ्टवेयर जैसे सीखा था तो उन्होंने वो पढ़ाया। यूँ करके हमने जो 2009 के अंदर जो इंस्टीट्यूट शुरू किया, वो 2009 से लेकर काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट शुरू होके काफ़ी अच्छे जो है ना आउटकम तक गया। आपको बता दूँ कि सन 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 के अंदर, इन सभी ईयर्स में हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर लाइन लगकर अप्रैल में ही एडमिशन हो जाते थे, सीटें फुल हो जाती थी, और वहाँ पर अगर बच्चा बाद में आता था तो बड़ी मुश्किल से ही एडमिशन हो पाता था। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इंस्टीट्यूट को चलाया, वहाँ पर अपना जो भी हमने आउटकम जो गेन किया पैसे के मामले में, वो हमने अपने आप को मार्केट करने में, लोगों की सहायता करने में, बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ाने में, और साथ में सम्मान समारोह कर के वो हमने लगा दिया। अर्ली एज थी, छोटी एज थी, तो उसमें हम सोच रहे थे कि हम पहले अपने आप को मार्केट करते हैं, बाद में कमाई तो आती रहेगी। साथ में पैरेलल मैंने mahendragarhcity.com एक वेबसाइट शुरू की। आपको बता दें कि इस तरह की सर्विस हमने इसलिए शुरू की थी कि बड़ी समस्या होती थी किसी का भी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 2012, 13, 14 में प्राप्त करना कि अगर हमें कोई सर्विस चाहिए। तो उस समय गूगल माई बिज़नेस भी नहीं आया था, यानी गूगल के ऊपर भी ईज़िली नंबर्स अवेलेबल नहीं होते थे। देन आई क्रिएटेड ए वेबसाइट एंड इट वाज़ mahendragarhcity.com, एंड आफ्टर दैट मतलब उसकी सक्सेस के पश्चात हमने उसको नारनौल में, फिर उसके बाद भिवानी में, और इसी तरीके से 5 अन्य शहरों के अंदर हमने इसको शुरू किया। आने वाले समय में मुझे पता चल गया कि 14, 15 और 16 की इस मेहनत में कि अब जो ये समय है, ये इस वेबसाइट को एक बड़ी वेबसाइट बनाने का, इनको हम मर्ज कर देते हैं और एक ही वेबसाइट बनाते हैं, और उसका नाम हमने दिया overallcity.com।
overallcity.com पर जब हम डेटा शिफ्ट करने जा रहे थे, वो बहुत ही मशक्कत मेहनत के पश्चात जो है वो डेटा इकट्ठा किया था हमारी टीम ने। और ग्राउंड पे जाके एक-एक दुकान पर जाकर, एक-एक होटल, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट सब जगह जाकर वो डेटा कलेक्ट हुआ था, फील्ड में काफ़ी मेहनत करने के पश्चात। लेकिन 2016 के अंदर वो जो 500 वेबसाइट का जो डेटा था, वो जो 500 वेबसाइट थी, वो हैक हो गई और उसमें जितना भी डेटा था वो सारा डेटा चला गया। overallcity.com पर डेटा के बिना हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे और इस वजह से आई थॉट कि मुझे फिजिकल बिजनेस की तरफ जाना चाहिए ज़्यादा। और मैंने क्या किया कि कंप्यूटर एजुकेशन पर तो अपना ध्यान रखा ही, लेकिन नया कुछ करने का जुनून था। तो मैंने सोचा कि कुछ एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता था कि हम अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा बोल पा रहे हैं, मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब उनको सवाल करते हैं तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनकी पब्लिक स्पीकिंग जो है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो कमी है, उसको सुधारने के प्रयास के लिए मैंने सोचा कि हम एक इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं, यानी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एक और नई फैसिलिटी लेकर आते हैं कि हम बच्चों को यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग सिखाएँगे। इसके लिए मैं दिल्ली वापस आया, वीटा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस से मैंने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ली। मैंने अपना एक शिक्षण संस्थान शुरू किया, स्टारलिंग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। स्टारलिंग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जब हमने शुरू किया तो ये हमारे कैंपस तक ही सीमित नहीं था, हमने इसको बढ़ाया। 2016 के अंदर हमने ये शुरुआत की थी दिसंबर के अंदर, और उसके बाद जैसे ही नए सेशन आए तो हमने इसके अंदर स्कूल्स हायर करना शुरू कर दिए। और स्कूल्स में जब हम गए तो वहाँ पर हमारे पास एक स्कूल, फिर आगे अगले सेशन में 2 स्कूल, 4 स्कूल, 5 स्कूल, 6 स्कूल, और इसी प्रकार से 2020 के आते-आते 10 स्कूल हो गए। और टीम की अगर हम बात करें तो 1 नहीं, 5 नहीं, 20 नहीं, 25 से भी ज़्यादा हमारे पास जो है टीम मेंबर्स हो गए और हम अच्छे तरीके से अपना काम करने लग गए। बहुत ही अच्छे पॉइंट पर हम थे। हम अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों की पब्लिक स्पीकिंग सुधार पा रहे थे और हम रोज़गार क्रिएट कर पा रहे थे। वो जो हमारी टीम थी वो रोज़गार गेन कर पा रही थी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम वो सफ़र तय कर रहे थे। और इसको इतना ज़्यादा एक्सेल मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि मुझे फिजिकल बिजनेस में आगे बढ़ना था। 2017 मेरी शादी हुई। शादी होने के पश्चात मैं जब पहली बार अपने ससुराल गया तो उस समय दंगल मूवी आई थी। दंगल मूवी की जो मेन जो कैरेक्टर्स हैं, जो गीता फोगाट, बबीता फोगाट जो हैं, गीता बबीता फोगाट के गाँव के सामने से जब मैं गया तो वहाँ लिखा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, रितु फोगाट का गाँव। मैं काफ़ी वैसे भी पहले से ही इंस्पायर था उनसे, क्योंकि मूवी के अंदर ही उनका काफ़ी जो स्टोरी जो बताई गई थी वो एक अच्छे तरीके से बताई गई थी और उससे मैं काफ़ी प्रभावित तो था ही। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मेरे गाँव के नज़दीकी या मेरे ससुराल के गाँव के नज़दीक, मतलब कुछ किलोमीटर पे डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर ही अगर इस तरह की मतलब इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं अपने आप में, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो अगेन वही लाइन कि द मैन हू विन्स इज़ द मैन हू थिंक्स ही कैन। तो मैं भी यही सोचने लगा कि जो सोचता है कि भई मैं जीत सकता हूँ, तो ही जीत सकता है। तो मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि मैं अपने काम और धंधे में और ज़्यादा एक्सेल करूँगा। और उस समय मैंने एक यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया मेरे ही नाम से। मैंने वहाँ पर मेरी पहली वीडियो, वहाँ पर मैंने महावीर फोगाट जी के साथ जाकर शूट की, कुछ फुटेज जो है ना वो कलेक्ट की और उसके बाद मेरा पहला वीडियो जो है महावीर फोगाट जी के साथ छोटा-सा मैंने अपलोड किया अपने ही चैनल के ऊपर। और फिर ये जो फिजिकल बिज़नेस जो हमने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस शुरू किया था, ये एक शहर से दूसरे शहर में भी हमने पहुँचाया। एक स्कूल से हमने 10 स्कूल तक भी कर लिए। और मेरी टीम में पहले मेरी श्रीमती जी जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, वो और साथ में बहुत बड़ी टीम बनती चली गई फिर उसके पश्चात। और हम सोच रहे थे मार्च महीने के अंदर, ये मार्च 2020 था, और हम सोच रहे थे कि अप्रैल के अंदर हम अपने बिज़नेस को डबल करेंगे, सब कुछ जो अच्छा चल रहा है उसको डबल कर जाएँगे, अच्छे क्लाइंट्स लेंगे और बड़ी संख्या में क्लाइंट लेंगे, टीम भी बड़ी हो जाएगी और हम अपने एक और जो ब्रेक इवन पॉइंट को हिट करेंगे। लेकिन उसी समय जिस खतरे की बात मैं करने जा रहा हूँ, जिस डेंजर की बात करने जा रहा हूँ, जो संसार से भी अनसुना था अपने आप में, वो आ जाता है कोविड-19, कोरोना। मार्च महीने में ही पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है। हमारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर मैं कहूँ
तो वो शिक्षा से संबंधित जितने भी बिजनेसेस थे, या आप कह सकते हैं कि स्कूल थे, कॉलेज थे, जो भी थे, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जो है इसकी मार पड़ी थी। मैं पहले से, जैसे लॉकडाउन में बिज़नेस तो डूब गया था, शून्य था, साथ में मेरे कुछ खर्चे जारी थे, क्योंकि हम तो इंतज़ार में थे कि वापस से संस्थान खुलेंगे और हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हम वो खर्चे जारी रह गए, ओपन हुआ नहीं कुछ, स्कूल ओपन ही नहीं हुए और सब कुछ बंद रहता चला गया और मैं ज़ीरो से माइनस पर आ गया। अपने फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहें तो मैं कर्ज़दार हो गया। और कर्ज़े में डूबा हुआ इंसान जब देखता है 33-33 हज़ार रुपए के बिल, तो उसे समझ में आता है कि कुछ तो सवाल करना चाहिए इस प्रशासन से कि आखिर हमारे यहाँ सड़क क्यों नहीं बनी? प्रयास किया कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे सवाल कर सकें, और मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया था उसके ऊपर 1, 2, 3 एपिसोड चर्चित चेहरे के नाम से शुरू कर दिए थे, लॉकडाउन से पहले ही। चौथे एपिसोड में मैंने किसी शख्स को बुलाया जो पॉलिटिकल था, मतलब नेता लोग थे, उनसे सवाल जवाब करना शुरू किए और ऐसे करके पार्षद, चेयरमैन, वहाँ के विधायक, मिनिस्टर, सभी के पास में पहुँचा, आखिर सड़कें बन क्यों नहीं रही हैं? सवाल किए, सब कुछ हुआ, आते-आते 2021 आ गया। मामला गर्म था। हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर या ऐसा आप कह सकते हैं जिला है, जिस ज़िले की अपनी एक राजधानी है। क्यों? क्योंकि उसका अपना हेडक्वार्टर जो है वो दूसरे शहर में है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में है, लेकिन महेंद्रगढ़ की बात करें तो उसका अपना हेडक्वार्टर नारनौल में है। और इसी के लिए आंदोलन जनता का था, उस जनता के उस आंदोलन को मैं दिखाना चाहता था। चर्चित चेहरे में इंटरव्यू तो करे, लेकिन उस खबर को मैं नहीं दिखा सकता था। इस वजह से उसी समय मैंने खड़े-खड़े वहाँ पर एक पेज क्रिएट किया और उसका नाम था इंडिया न्यूज़ पॉइंट। इस प्रकार से इंडिया न्यूज़ पॉइंट हमारी ज़िंदगी में 12 जनवरी 2021 को आया। लेकिन पहले ही दिन मैं फ़ेल हो गया, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डिंग्स करी थी वो पूरी नहीं बन पाई। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे और उसके पश्चात जो है मैंने किसी और का मोबाइल लिया, एप्पल मोबाइल से मैंने शूट किया, तो उसको जब मैं शाम को कॉपी कर रहा था उस डेटा को, तो डेटा भी जो है मेरे से अच्छे से कॉपी नहीं कर हो पाया, वो ट्रैश हो गया। अब विशेष बात ये है कि मैं हिम्मत उस समय हार गया, लेकिन मुझे तो वापस आना था, वापस से हिम्मत करनी थी और मैंने अपने और करियर ऑप्शंस में जो है ना तलाशने की कोशिश करी। होता है ना कि जब आपका बैड टाइम चल रहा होता है, तो आपको सलाह देने वाले भी बहुत होते हैं। इस वजह से कुछ समय के लिए मैं इधर-उधर भी गया, बहुत सारे करियर ऑप्शंस की तलाशने की कोशिश करी, इवन मुंबई तक गया, लेकिन वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ तो दिखी, लेकिन वहाँ पर वो देसी दूध नहीं मिला। दूध नहीं मिला तो मैंने सोचा कि फिर ऐसी कमाई का करेंगे क्या, जब अपने स्वास्थ्य के साथ ही हम धोखा कर रहे हैं। वहाँ से वापस आया और वहाँ से वापस आते वहाँ शुरू भी कुछ कर लेते, लेकिन वहाँ पर लॉकडाउन दूसरा शुरू हो गया था। 2021 में दूसरा लॉकडाउन आया। वहाँ से यहाँ तक ट्रेन से पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पर भी लॉकडाउन शुरू हो गया है। दूसरे लॉकडाउन में भी मैं अपने घर के अंदर ही कैद रहा, बट मैंने सीखा बहुत कुछ। इतना ज़्यादा सीखा कि आप कह सकते हैं कि उसी की बदौलत मैं ये हिम्मत कर पाया कि आप लोगों के समक्ष आके वो हिम्मत टॉक्स के अंदर कुछ कह पाऊँ। और मैंने उस समय जो सीखा, उस सीखी हुई नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया और उसके साथ मैं आगे बढ़ा। और पहली वीडियो हमारी जो जून महीने के अंदर एक ऐसी वीडियो आई जिसको हमें इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर 1000 व्यूज़ मिले। लेकिन देखते ही देखते जब हमने हिम्मत जुटाई और लगातार सही दिशा में मेहनत करी, तो हमें देखने को मिला कि इस मात्र 1 साल के अंदर हमारे चैनल के ऊपर 1 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ थे। और धीरे-धीरे हम मेहनत करते चले गए, साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते चले गए फील्ड के अंदर, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर थे या कोई भी कैंडिडेट थे, उन सभी की स्टोरीज़ हमने दिखाई। न्यूज़ में हम ख़ास तौर पर सकारात्मक न्यूज़ दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप चाय की चुस्की लेते हुए एक्सीडेंट को ना पढ़ें, 2 मर गए ये ना पढ़ें, ये पढ़ें कि किस बच्चे ने क्या अचीव किया है। ये सब हम दिखाते हुए और अपने क्षेत्र के अंदर अपने हिसाब से बेस्ट सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल बन गए। और धीरे-धीरे जो हमने मेहनत करी और जो हमने हिम्मत दिखाई, उसको लोगों ने भी प्यार दिया। हमने अपने क्षेत्रीय जो मुद्दे थे, विशेष तौर पर एक सड़क जो नारनौल से दादरी की थी, उस सड़क पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई, हम जनता की आवाज़ बने, तो जनता ने भी हमें हाथों-हाथ लिया और जनता ने हमें प्यार दिया, वो हमारे साथ जुड़ गई और उन्होंने हमें सिर्फ़ दिलों से नहीं जोड़ा, वो हमें सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ गए। और इसी प्रकार से हमने बहुत जल्द ही अपने एक छोटे से क्षेत्र के अंदर ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो है ना सफ़र तय किया।
उसके साथ में फेसबुक पर भी हमारे अच्छे फॉलोअर्स हो गए। फिर अब भी वो सफ़र जारी है। अभी हम आने वाले समय में बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप बात करें तो चर्चित चेहरे, जहाँ से मेरी शुरुआत थी, उसका सीज़न 3 आने वाला है। साथ में हम मल्टीपल जो है ना चैनल चला रहे हैं, उन मल्टीपल चैनल्स पर जो है अलग-अलग कंटेंट पब्लिश किया जाता है। और रिसेंटली मेरे ही नाम से जो चैनल है, उसके ऊपर हम पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, ये थी मेरी कहानी, जिस कहानी के अंदर आपने हो सकता है कुछ सीखा हो। मैंने जो हिम्मत करी, जिस जगह से मैं आया था, जिस माइनस पॉइंट से हम पहले आए और बार-बार गिरे, बार-बार बने, पढ़े, लिखे, आगे बढ़े, ये सब मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही कभी फेल हो जाओ, कभी आपकी वेबसाइट्स हैक हो जाएँ, कभी आपका इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए, तो आप हिम्मत करें और वापस से अपना काम शुरू कर दें। फ़ोकस्ड रहें, सकारात्मक रहें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। सोचें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आदमी सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो आदमी कर सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अंत में तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो पूरी कहानी मैंने सुनाई, मेरी अपनी कहानी नहीं, ये मेरी पूरी फैमिली की कहानी है, जिसने एक साथ आकर जो है हर समस्या का समाधान किया और हर बुरे वक़्त के अंदर हमारी पूरी फैमिली जो है वो एक होकर समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ती रही। मैं मेरे भाई की बात करूँ जो मेरे इस बिज़नेस में है, या मेरे बड़े भाई की बात करूँ जो पहले वाले बिज़नेस में थे, सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और उन्होंने हमें सशक्त करने का एक बेहतरीन प्रयास किया। मैं अपने इस पूरे आज तक का जो भी हिम्मत टॉक्स में मैं आया, मैं बोला, मैंने जो अचीवमेंट्स हासिल किया, आपके साथ साझा किया, वो सब जो कुछ भी है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, वो सब अपनी फैमिली की बदौलत खड़ा हूँ और हमारी अपनी प्यारी जनता जो हमारी ऑडियंस है, उसकी वजह से खड़ा हूँ। और आप सब जो मुझे प्यार करते हैं और जो दुलार करते हैं इतना कि आप आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ।